हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग सेशंस। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 37 फ्रॉम द मॉड्यूल एफ ऑफ रिस्क मैनेजमेंट दैट एक्चुअली रिलेटेड टू द ऑप्शंस। तो ऑप्शंस के बारे में बेसिक थ्योरी आपको ऑलरेडी मैंने कवर करवा दी थी, लेकिन ऑल इन डिटेल रिलेटेड टू द ऑप्शंस, रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस ओवर देयर। इसके अलावा जो कैप है, फी एंड सीलिंग है, फ्लोर है, एंड फर्दर आपके पास जो पर्टिकुलरली कॉलर्स होते हैं उनके बारे में इन डिटेल पढ़ने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो डू वॉच दिस वीडियो लेंथ बिकॉज ये कंसेप्चुअल पॉइंट से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं एंड डेफिनेटली इसमें से आपको अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड इफ यू वांट टू गेट ऑल द पीडीएफ्स फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द रिस्क मैनेजमेंट, तो आपको फटाफट से हमारी वेबसाइट iibf.info पर जाकर के वहां पर साइन अप कर लेना है। एंड फर्दर साइन अप करने के बाद आपको सिंपली वहां पर पीडीएफ सेक्शन पर जाना है एंड यू विल बी एबल टू एक्सेस द फ्री पीडीएफ्स ओवर देयर। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन ओवर देयर। इट्स रिलेटेड टू द ऑप्शंस। तो ऑप्शन पर्टिकुलरली आपके पास एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है जो पर्टिकुलरली एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है किसको, बायर को, लेकिन किसी तरह की ऑब्लिगेशन नहीं रहती है कि उनको यहां पर इस कॉन्ट्रैक्ट को आजमाना ही पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए कि यहां पर पर्सन ए है जो कि इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने वाला है, ठीक है। तो उसके पास एक राइट रहेगा आइदर टू, पर्टिकुलर राइट किस चीज का रहेगा, आइदर द राइट टू बाय और द राइट टू सेल। ये बेसिकली डिपेंड करता है कि कौन से ऑप्शन है। इन द केस ऑफ कॉल ऑप्शन आपको राइट टू बाय मिलता है, इन द केस ऑफ सेल ऑप्शन आपको राइट टू, पर्टिकुलरली पुट ऑप्शन के केस में आपको यहां पर राइट टू सेल मिलता है। लेकिन आपके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं रहेगी, यानी कि ये आपके पास राइट अवेलेबल रहेगा, बट दिस इज नॉट एन ऑब्लिगेशन कि आपको इसी प्राइस के ऊपर यहां पर इसे आजमाना पड़ेगा, ठीक है। एंड फर्दर जो पर्सन यहां पर ऑप्शन को सेल करता है उसको हम कहते हैं ऑप्शन राइटर। इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको हम ऑप्शन राइटर के नेम से जानते हैं, ठीक है। एंड फर्दर जिस पर्टिकुलर एसेट के ऊपर इस ऑप्शन को लिखा जाता है, यानी कि मान लीजिए इसके अंडरलाइंग एसेट जो होगा उसको हम पर्टिकुलर क्या कहते हैं, जिसके ऊपर लिखा जा रहा है वी से इट टू बी द अंडरलाइंग एसेट ओवर देयर। एंड फर्दर जो यहां पर कॉमनली चीज ऑप्शंस जिसके ऊपर अवेलेबल रहती है दैट्स रिलेटेड टू कमोडिटी के ऊपर होते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बेस पर होते हैं, इंडिविजुअल स्टॉक के बेस पर ऑप्शन हो सकती है, स्टॉक इंडेक्सेस के ऊपर हो सकती है, फॉरेन करेंसी के बेस पर, इंटरेस्ट रेट के ऊपर, क्रेडिट के ऊपर, इनके बेसिस पर आपके पास जो डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में इनके ऊपर ही एग्जिस्ट करती हैं। अगर मैं अंडरलाइंग प्राइस की बात करता हूं तो बेसिकली वो अंडरलाइंग एसेट का प्राइस है जिसके ऊपर पर्टिकुलरली वो स्पोर्ट मार्केट में ट्रेड कर रहा होगा ना एसेट, उसी को हम अंडरलाइंग प्राइस कहते हैं। नो, आई हैव ऑलरेडी गिवन द आइडिया रिलेटेड टू कि कॉल ऑप्शन क्या होती है, पुट ऑप्शन क्या होती है। तो यहां पर आपको फिर से बता देता हूं, कॉल ऑप्शन राइट देती है आपको बाय करने का, ठीक है, जबकि जो पुट ऑप्शन देती है वो यहां पर परचेजर को राइट देती है सेल करने का राइट देती है। एंड ऑप्शन प्रीमियम क्या होता है, अब जब ये पर्सन ए जो है वो इस ऑप्शन को परचेज करेगा तो इसे यहां पर एक फिक्स्ड अमाउंट जो है वो पे करना पड़ेगा जिसको हम प्रीमियम कहते हैं, और ऑप्शन प्रीमियम के नाम से इसको हम जानते हैं, जो कि यहां पर पे किया जाएगा, ठीक है, टू द सेलर या फिर जो ऑप्शन राइटर होता है उसको पे करना पड़ेगा। अगर मैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की बात करता हूं तो जो बायर होता है ऑप्शन का उसको बेनिफिट मिलता है जब भी प्राइसेस उनके फेवर में मूव करते हैं, एंड जो ऑप्शन सेलर होता है वो पर्टिकुलरली उस बेनिफिट का हकदार नहीं होता। यानी कि अगर मैं डिफरेंट सिनेरियो की बात करूं, लेट्स कंसीडर द फैक्ट कि हम कॉल ऑप्शन की बात करें, यानी कि जहां पर जो ऑप्शन परचेजर है उसे यहां पर बाय का राइट मिलता है, राइट। एंड इसके केस में हम कंसीडर कर रहे हैं स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस पर्टिकुलरली वो है जिसके ऊपर हम पर्टिकुलरली ऑप्शन को एग्जीक्यूट कर पाएंगे, दैट इज सेट टू द स्ट्राइक प्राइस ओवर देयर। लेट्स कंसीडर दिस स्ट्राइक प्राइस इज ₹120 ओवर हियर। एंड फर्दर ये ऑप्शन एक महीने के बाद एक्सपायर होने वाली है, एंड उस टाइम पर लेट्स से कि मार्केट जो प्राइस है, मार्केट वैल्यू जो है उस पर्टिकुलर शेयर की, लेट्स कंसीडर इट इज टू बी 140 ओवर दिया। तो कॉल ऑप्शन क्या राइट देती है, कॉल ऑप्शन हमें राइट देती है बाय का राइट देती है, किसको, ऑप्शन परचेजर को, जिसने यहां पर कॉल ऑप्शन परचेज करी है उसको बाय का राइट है कि वो यहां पर स्ट्राइक प्राइस के ऊपर इस ऑप्शन को परचेज कर पाएगा। तो डेफिनेटली वो इस अपना वो उसके लिए कंडीशन क्या है, फेवरेबल है। द कंडीशन ओवर हियर, अगर आपके पास मार्केट वैल्यू 140 की है आफ्टर 1 मंथ, तो डेफिनेटली जो परचेजर था कॉल ऑप्शन का उसके लिए कंडीशन क्या होगी, फेवरेबल होगी। क्यों, क्यों फेवरेबल होगी, वो इसीलिए फेवरेबल होगी ना क्योंकि उसके पास एक राइट है कि वो 120 रुपीज में यहां पर जो पर्टिकुलर आपके पास शेयर है उसको खरीद सकता है, जबकि वो मार्केट में जो शेयर अवेलेबल है 140 का अवेलेबल है, यानी कि मार्केट से कम प्राइस के ऊपर एग्जीक्यूट कर सकता है। तो डेफिनेटली उसके लिए ये फेवरेबल सिचुएशन है, दिस इज अ फेवरेबल सिचुएशन ओवर देयर, राइट। अगर फेवरेबल सिचुएशन होती है तो वो यहां पर बेनिफिट देती है, किसको बेनिफिट देती है, वो यहां पर परचेजर को बेनिफिट देती है। लेकिन क्या ये परचेजर अपने बेनिफिट को शेयर करेगा यहां पर सेलर के साथ, नो।
तो वो यहां पर जो राइट वो शेयर होता है वो यहां पर शेयर नहीं होता है, यहां पर किसके साथ, सेलर के साथ शेयर नहीं होता है, ऑप्शन राइटर के साथ शेयर नहीं होता है। पुट ऑप्शन के केस में बेनिफिट कब होगा, जब फेवरेबल होगी, कब कौन से केस में होगी, जब सेलिंग के केस होते हैं उसके केस में देख लेंगे, ठीक है। अगर लेट्स से केस यहां पर कॉल ऑप्शन के केस में देखते हैं सिनेरियो, लेट्स से केस की जो प्राइस था वो यहां पर 110 रुपीज का था, यानी कि मार्केट में ये जो शेयर है वो 110 रुपीज का मिल रहा है, लेकिन आपके पास राइट है कि आप 120 रुपीज में इसको परचेज कर सकते हो। तो क्या आप अपने राइट को एग्जीक्यूट करोगे? नो वे, यू वॉन्ट बी एग्जीक्यूटिंग योर राइट। आप थोड़ा ना यहाँ पर 120 रुपीज में यहाँ पर इसको परचेज करोगे, तो डेफिनेटली आपके लिए वो फेवरेबल होगी तो आपको बेनिफिट होगा, नहीं फेवरेबल होगी तो नहीं बेनिफिट होगा। लेकिन अगर बेनिफिट होगा भी तो आप यहां पर अपने इस बेनिफिट को ऑप्शन राइटर के साथ शेयर नहीं करने वाले हो, राइट। एंड उसके बाद हम बात करने वाले रिलेटेड टू एक्सरसाइज प्राइस या फिर स्ट्राइक प्राइस, यानी कि जिस प्राइस के ऊपर मैं इस अपनी ऑप्शन को एग्जीक्यूट कर सकता हूं उसको एक्सरसाइज प्राइस कहते हैं या फिर उसको स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। एंड इट इज पर्टिकुलरली डिनोटेड बाय के लेटर, के लेटर से डिनोट करते हैं। आगे जाकर के जब हम यहां पर पे ऑफ बारे में एक चीजें पढ़ेंगे तो वहां पर आप समझ जाओगे, तो इसको हम डिनोट करते हैं, स्ट्राइक प्राइस को के लेटर के साथ डिनोट करते हैं। एंड एक्सपायरेशन डेट के ऊपर जो प्राइस होता है उसको एस टी के साथ डिनोट करते हैं। जो एक्सपायरेशन यानी कि जब आपकी जो ऑप्शन है वो एग्जीक्यूट होने वाला टाइम होगा, एक्सपायरी होगी, उस टाइम पर जो पर्टिकुलरली आपका जो प्राइस है एक्सपायरेशन डे के ऊपर जो आपका प्राइस एग्जिस्ट कर रहा होगा मार्केट का, उसको हम एस टी के साथ डिनोट करते हैं, राइट। ओके, देन इट इज रिलेटेड टू एक्सरसाइजिंग एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। एक्सरसाइजिंग का मतलब होता है कि मैं यहां पर स्ट्राइक प्राइस के ऊपर अपनी ऑप्शन को एग्जीक्यूट करने वाला हूं, यानी कि अगर मेरे लिए फेवरेबल होगी तभी एग्जीक्यूट करूंगा, ठीक है। दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू एक्सरसाइजिंग ऑफ द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ओवर दिया। ऑप्शंस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ऑलरेडी हमने इसके बारे में पढ़ा है। अमेरिकन टाइप ऑप्शन वो होती है जिसको आप एक्सपायरी डेट से पहले या एक्सपायरी डेट वाले दिन भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। एंड यूरोपियन ऑप्शन होती है जिसको आप सिर्फ और सिर्फ ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी ही आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। इंडिया में जो चलती है वो यूरोपियन टाइप ऑप्शन ही चलती है। उसके बाद ये कंसर्न आते हैं एट द मनी। एट द मनी जिसको एटीएम कहते हैं, यानी कि अगर आपके पास जो आपके पास कंडीशन है वो फेवरेबल है एंड जो यहां पर ऑप्शन बायर है उसको बेनिफिट होने वाला है, चाहे वो पुट ऑप्शन परचेज कर रहा है चाहे वो कॉल ऑप्शन परचेज कर रहा है, अगर उसके लिए कंडीशन फेवरेबल है उसको बेनिफिट हो रहा है तो उसको हम कहते हैं एटीएम, यानी कि आपके आईटीएम कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, वी से इट टू बी आईटीएम। क्या कहेंगे, आईटीएम कहेंगे जब उसको बेनिफिट होता है, दैट इज अ इन द मनी कंसेप्ट ओवर देयर। एंड एटीएम क्या रहेगा पर्टिकुलरली, जब आपके पास पर्टिकुलरली जो आपके पास स्ट्राइक प्राइस है यानी कि के जो है दैट इज इक्वल टू एस टी, यानी कि आपके पास नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन है। एंड जब हम एटीएम आईटीएम ओटीएम की बात करते हैं वी डू नॉट कंसीडर द प्रीमियम, प्रीमियम को कंसीडर नहीं करते हैं। जो ऑप्शन बायर जो होता है वो एक प्रीमियम जो पे करता है ऑप्शन सेलर को, उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एटीएम ओटीएम आईटीएम के बारे में, राइट। सो व्हेन के इज इक्वल टू एसटी, यानी कि जो स्ट्राइक प्राइस है अगर वो आपके पास अंडरलाइंग एसेट के जो स्पोर्ट प्राइस है ऑन द मैच्योरिटी उसके साथ मैच कर जाता है, तो उसके केस में हम कहते हैं कि हमें ना प्रॉफिट है ना लॉस है, दैट्स इक्वल टू एटीएम, यानी कि एट द मनी है। एंड इन द मनी फेवरेबल होगी तो प्रॉफिट होगा तो उसको हम कहते हैं आईटीएम। एंड आउट ऑफ मनी पर्टिकुलरली रिलेटेड जब आपके लिए फेवरेबल सिचुएशन नहीं होती है उसको हम ओटीएम से जानते हैं, यानी कि आउट ऑफ मनी से जानते हैं, ठीक है, जब स्ट्राइक प्राइस फेवरेबल नहीं है उस पर्टिकुलर सिनेरियो के केस में। अच्छा, अभी हम बात करने वाले हैं कॉल ऑप्शन के केस में। तो कॉल ऑप्शन के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि कॉल ऑप्शन आपको एक राइट देती है टू बाय, ठीक है, यानी कि ऑप्शन परचेजर को एक राइट देती है। अब इसके फीचर्स के बारे में जानते हैं। तो पहली बात है कि जो दो काउंटर पार्टीज होती हैं वर्टिकुलरली इसमें कौन कौन सी होती हैं, एक होती है लॉन्ग आपके पास होता है, एक आपके पास होता है लॉन्ग कॉल पर होता है, यानी कि जो पर्सन परचेजर है जिसके पास राइट रहने वाला है। एंड फर्दर एक होता है शॉर्ट कॉल के ऊपर, शॉर्ट कॉल यानी कि जो आपके पास ऑप्शन सेलर है, कॉल ऑप्शन सेलर जो होगा वो पर्टिकुलरली शॉर्ट कॉल के ऊपर, यानी कि जो सेल कर रहा है जो बाय करने वाला है उसके पास राइट रहेगा कि वो यहां पर परचेज करना चाहता है कि नहीं चाहता, दैट इज अ थिंग रिलेटेड टू इट। एंड शॉर्ट कॉल के ऊपर क्या रहेगी, ऑब्लिगेशन रहेगी, क्या रहेगी इसके ऊपर, ऑब्लिगेशन रहेगी किसने, स्ट्राइक प्राइस के ऊपर। कौन से प्राइस के ऊपर, स्ट्राइक प्राइस, जिसको के से डिनोट करते हैं। इसने स्ट्राइक प्राइस के ऊपर यहां पर जो भी पर्टिकुलरली अंडरलाइंग एसेट है उसे प्रोवाइड करना है। अगर ऑप्शन यहां पर बायर अपने राइट को एग्जीक्यूट करता है
तो सेलर के ऊपर यानी कि आपके यहां पर शॉर्ट कॉल के ऊपर ऑब्लिगेशन रहेगी कि उसने स्ट्राइक प्राइस के ऊपर वो अंडरलाइंग एसेट जो है वो प्रोवाइड करना है टू द लॉन्ग कॉल ओवर देयर, ठीक है, उसके ऊपर ऑब्लिगेशन रहेगी। एंड लॉन्ग कॉल को हम बायर भी कहते हैं, शॉर्ट कॉल को हम राइटर या फिर सेलर भी कहते हैं। एंड जो एसेट है दैट इज अ अंडरलाइंग एसेट ओवर देयर, जिसमें स्टॉक भी हो सकता है, कमोडिटी भी हो सकती है, करेंसी भी हो सकती है, बॉन्ड्स भी हो सकते हैं। एंड फर्दर जो शुरू में आपको डिटेल चाहिए होती है वो क्या चाहिए होती है, आपको काउंटर पार्टीज की डिटेल चाहिए, अंडरलाइंग एसेट की डिटेल, स्ट्राइक प्राइस क्या होगा नहीं होगा, कॉल प्रीमियम कितना रहेगा, एक्सपायरेशन डेट क्या होने वाली है, ये सारी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। अब ये पे ऑफ की बात करते हैं। पे ऑफ का मतलब होता है कि जब एक्सपायरी होगी इस कॉल ऑप्शन की उस टाइम पर कितना अमाउंट पे किया जाएगा। देखिए दो कंडीशन रहती हैं, क्या रहती है, जब आपके पास यहां पर एक्सपायरेशन हुई यानी कि एक्सपायरी आपके पास आई कॉल ऑप्शन से रिलेटेड, उस टाइम पर आपके पास दो चीजें, दो ऑप्शंस रहेंगी। पहली ऑप्शन क्या रहेगी, फर्स्ट ऑप्शन इट वुड बी रिलेटेड टू कि आप अपने यहां पर राइट को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, यानी कि जो लॉन्ग कॉल वाला पर्सन है यानी कि जो बायर है, क्या वो अपने राइट को एग्जीक्यूट करना चाहता है या नहीं चाहता है। एक चीज तो यहां पर ये रहने वाली है, ठीक है, या तो वो अपने राइट को एग्जीक्यूट करेगा यानी कि एग्जीक्यूट करेगा यस, या फिर वो अपने राइट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अगर को राइट को एग्जीक्यूट करता ही नहीं है तो कोई भी पे ऑफ नहीं होगा यानी कि कोई भी अमाउंट नहीं मिलेगा। अगर राइट को एग्जीक्यूट करता है तो उसके केस में उसको पे ऑफ मिलने वाला है, यानी कि अगर लॉन्ग कॉल एक्सरसाइज करेगा अपने राइट को तो उसे यहां पर बेनिफिट मिलेगा। एंड बेनिफिट क्या मिलेगा, जो यहां पर डिफरेंस होगा, क्या डिफरेंस होगा, जिस प्राइस के ऊपर वो पर्टिकुलरली डील चल रही है यानी कि मार्केट में जो स्पोर्ट प्राइस है वो एंड फर्दर स्ट्राइक प्राइस के बीच में जो डिफरेंस है उस पर्टिकुलर अमाउंट को पे ऑफ कर दिया जाएगा, यानी कि वो अमाउंट यहां पर मिल जाएगा। अगर वो एक्सरसाइज नहीं करता है तो कुछ भी अमाउंट नहीं मिलेगा। तो यहां पर टी जो है दैट इज एक्सपायरेशन डेट, एस टी इज अंडरलाइंग एसेट प्राइस एट द टाइम टी ओवर देयर, के इज द स्ट्राइक प्राइस, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। तो यहां पर पर्टिकुलरली क्या रिलेशनशिप रहने वाला है, यहां पर रिलेशनशिप रहेगा, अगर पर्टिकुलरली पे ऑफ की बात करते हैं तो पर्टिकुलर यहां पर इस सिनेरियो के केस में, इन द केस अगर एस टी जो है वो यहां पर के से ज्यादा है, एस टी यानी कि एक्सपायरेशन के ऊपर। लेट्स से एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मेरे पास एक एसेट था जिसका स्ट्राइक प्राइस कंसीडर किया हमने 100 रुपीज का, 100 रुपीज का स्ट्राइक प्राइस यानी कि के हमने कंसीडर किया। एंड फर्दर उसी का जब मैच्योरिटी हुई ऑप्शन की तो उसका जो यहां पर मार्केट वैल्यू थी जिसको हम एसटी से डिनोट कर रहे हैं, लेट सपोज द केस कि वो यहां पर 110 रुपीज की थी। तो यहां पर फर्स्ट सिनेरियो बन जाता है कि एस टी इज ग्रेटर देन के ओवर देयर। अगर एस टी की वैल्यू यानी कि जो आपके पास मार्केट वैल्यू है वो ज्यादा है के से, उसके केस में पर्टिकुलरली अगर ऑप्शन जो है पर्टिकुलरली एक्सरसाइज की जाएगी क्या नहीं की जाएगी, पहले तो इस चीज के बारे में बताइए। यहां पर ध्यान से समझिएगा, ऑप्शन विल बी एक्सरसाइज, ऑप्शन को क्या एक्सरसाइज किया जाएगा यहां पर या नहीं किया जाएगा। एस टी दैट द लॉन्ग कॉल कैन रिसीव इज ग्रेटर देन द स्ट्राइक प्राइस के ओवर देयर, ठीक है। यानी कि अगर तो एस टी जो है वो यहां पर के से ज्यादा है तो डेफिनेटली स्ट्राइक प्राइस के ऊपर मैं कम प्राइस के ऊपर परचेज कर सकता हूं ना। मैंने अभी आपको एग्जांपल के थ्रू बताया था कि मार्केट में जो शेयर का प्राइस चल रहा है वो 110 रुपीज चल रहा है, जबकि सेम शेयर को मैं अपने ऑप्शन राइटर से, ऑप्शन सेलर से 100 रुपीज में परचेज कर सकता हूं। तो अगर मेरे पास प्राइस ज्यादा है तो डेफिनेटली मेरे लिए क्या कौन सी सिचुएशन है, इट्स अ फेवरेबल सिचुएशन। अगर फेवरेबल सिचुएशन है तो डेफिनेटली मैं यहां पर परचेज करूंगा, मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, मैं एक्सरसाइज करूंगा अपने राइट को, आई विल बी एक्सरसाइजिंग। तो डेफिनेटली यहां पर एक्सरसाइज किया जाएगा, ठीक है। तो अगर एक्सरसाइज किया जाएगा तो लॉन्ग कॉल को क्या मिलेगा, लॉन्ग कॉल को यहां पर ये जो अमाउंट है पर्टिकुलरली वो पे ऑफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसके बारे में, ठीक है, दैट इज अ फंडा रिलेटेड। एंड अगर मेरे पास एसटी जो है, लेट्स से इसकी एसटी की वैल्यू जो थी वो 90 रुपीज थी, यानी कि मार्केट में शेयर मिल रहा था 90 रुपीज का, एंड फर्दर मैं अपने ऑप्शन सेलर से ले सकता हूं 100 रुपीज का, तो क्या मैं एग्जीक्यूट करूंगा, नो एग्जीक्यूट नहीं करूंगा क्योंकि मेरे लिए फेवरेबल सिचुएशन नहीं है यहां पर। दैट इज द फंडा कि मैं यहां पर उसे एग्जीक्यूट नहीं करने वाला। ओके, ये चीज क्लियर होगी। आई होप कि आपको यहां पर ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। एंड फर्दर जो डिफरेंस रहेगा बिटवीन द अंडरलाइंग एसेट प्राइस एंड अंडरलाइंग स्ट्राइक प्राइस कॉल ऑप्शन के केस में, उसको इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं। जो डिफरेंस होता है यानी कि जो प्राइस मैं यहां पर कमा पाऊंगा, जो मुझे बेनिफिट होगा, उसको इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट में प्राइस 110 रुपीज का है एंड स्ट्राइक प्राइस 100 रुपीज का है, तो यहां पर 10 रुपीज बेसिकली एस टी माइनस के यानी कि 10 रुपीज के है, दिस इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द
इंट्रिंसिक वैल्यू ओवर हियर, क्योंकि ये पर्टिकुलर इस ऑप्शन की अब वैल्यू बन गई है। ओके, अब उसके बाद हम बात करने वाले रिलेटेड टू लॉन्ग कॉल पी एंड एल। अच्छा, लॉन्ग कॉल पी एंड एल क्या होगा? जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस की बात करता हूं ना, तो उसके टाइम पर जो इवन इनिशियल अमाउंट पर आपने पे ऑफ किया था, इनिशियली क्या पे ऑफ करते हैं? इनिशियल जब यहां पर आप ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, यू बेसिकली पे ऑफ द प्रीमियम अमाउंट, आप प्रीमियम अमाउंट को पे करते हो, यू डू पे द प्रीमियम अमाउंट ओवर हियर, जब आप इनिशियली यहां पर एंटरटेन करते हैं किसी चीज के साथ, राइट, ऑप्शन के केस में। सो पी एंड एल के केस में पर्टिकुलरली ये प्रीमियम को भी कंसीडर करता है। ओके, इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, जो अगर हम बात करें इन दिस केस पर्टिकुलरली फॉरवर्ड, जो पी एंड एल है वो किसके इक्वल होगा? पे ऑफ के इक्वल होगा, इज इक्वल टू डेट टू द पे ऑफ ओवर देयर, एज देयर इज नो प्रीमियम इन केस ऑफ फॉरवर्ड की अगर बात करते हैं, ठीक है। लेकिन कॉल के केस में यहां पर जो आपका प्रीमियम है वो पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ उसके इक्वल नहीं होगा, क्योंकि प्रीमियम भी तो पे किया है, तो उसको भी आपको अकाउंट में कंसीडर करना पड़ेगा। अब C0 जो है बेसिकली वो हम कंसीडर कर रहे हैं क्या, कि जो आपने इनिशियली यहां पर कॉल के केस में आपने प्रीमियम पे किया था, जीरो के साथ उसको डिनोट कर रहे हैं C0, तो दैट इज एक्चुअली द प्रीमियम अमाउंट दैट यू हैव पेड अर्लियर। तो लॉन्ग कॉल का जो पी एंड एल बनेगा वो मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम उसकी जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू एस टी माइनस के, यानी कि जो टोटल बेनिफिट आपको हुआ वो पर्टिकुलर कितना हो सकता है? जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट में प्राइस 110 रुपीज था एंड आपका स्ट्राइक प्राइस 100 रुपीज का था, तो मैक्सिमम बेनिफिट मुझे कितना हो सकता था? मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता था 110 रुपीज का, ठीक है। तो दैट इज एक्चुअली इक्वल टू एस टी ओवर देयर, एंड फर्दर मेरे पास स्ट्राइक प्राइस कितना है? 100 का है, तो एक्चुअल में इंट्रिंसिक यील्ड के पास क्या आएगी? एस टी माइनस के आ गई, एंड फर्दर ये मैक्सिमम इसके इक्वल है। अगर मेरे लिए फेवरेबल नहीं है तो क्या होगा? तो ये जीरो होगा। यही कंडीशन में ऊपर बढ़ी थी ना, फेवरेबल कब नहीं होगा? लेट्स से केस कि अगर ये वैल्यू 110 ना होकर के 90 रुपीज है तो मेरे लिए फेवरेबल नहीं है, तो ये जीरो हो जाएगा, यानी कि मैं अपनी ऑप्शन को एग्जीक्यूट नहीं करूंगा। एंड फर्दर इसमें से जो C0 है उसे मुझे कंसीडर करना पड़ेगा, दैट विल बी माय प्रॉफिट लॉस ओवर। इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। पहली वही एग्जांपल, जब मेरे पास जो मैच्योरिटी प्राइस है मार्केट में एसटी की वैल्यू है 110 है एंड स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू 100 रुपीज है, तो क्या इस केस में मेरे लिए सिचुएशन फेवरेबल है? यस, सिचुएशन फेवरेबल है, क्योंकि स्ट्राइक प्राइस 100 है, यानी कि मैं 100 रुपीज के ऊपर परचेज कर सकता हूं, ठीक है। तो मुझे यहां पर इंट्रिंसिक वैल्यू क्या मिलेगी? 110 माइनस 10, 100 ओवर दिया, यानी कि मैक्सिमम जो वैल्यू यहां पर एग्जिस्ट करती होगी दैट विल बी 10 ऑफ जीरो। तो 10 एंड जीरो में से मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 10 वाली मैक्सिमम वैल्यू है। एंड फर्दर हमने प्रीमियम कितना पे किया था? प्रीमियम वी पेड 10 रुपीज का प्रीमियम, लेट्स सपोज हमने 5 रुपीज का प्रीमियम पे किया था एक शेयर के लिए, ठीक है। तो मेरे पास नेट प्रॉफिट लॉस कितना हुआ? आई एम हैविंग 5 रुपीज प्रॉफिट ओवर दिया, 5 रुपीज का मुझे प्रॉफिट हो गया। अच्छा, दूसरी कंडीशन कंसीडर करते हैं। लेट्स कंसीडर द केस कि यहां पर एसटी की जो वैल्यू है दैट इज 90 ओवर देयर, एंड फर्दर एसटी की वैल्यू 90 है एंड मेरे पास जो के की वैल्यू है, लेट्स कंसीडर द के स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू यहां पर 100 रुपीज है। इस पर्टिकुलर सिनेरियो में मेरे पास एसटी माइनस के की वैल्यू क्या आएगी? दैट इज एक्चुअली इक्वल टू -10, -10 वैल्यू आ गई एंड फर्दर दूसरी वैल्यू आ गई जीरो। इसमें से मैक्सिमम वैल्यू क्या है? जीरो इज द मैक्सिमम वैल्यू बिकॉज जीरो इज मोर पॉजिटिव, एंड फर्दर जीरो माइनस प्रीमियम कितना पे किया? 5 रुपए का प्रीमियम पे किया, तो अल्टीमेटली आपको क्या हुआ? यहाँ पे 5 रुपए का लॉस हो गया। तो अगर तो पॉजिटिव साइन है तो प्रॉफिट हुआ है, अगर नेगेटिव साइन है तो हम क्या कंसीडर करते हैं? वी से इट टू बी द लॉस ओवर देयर। ओके, तो कहने का मतलब है, अगर पहला सिनेरियो कंसीडर करें, अगर एस टी जो है दैट इज ग्रेटर देन के, यानी कि मैच्योरिटी वैल्यू अगर मेरे पास के से ज्यादा बड़ी है तो ये फेवरेबल सिचुएशन होती है कॉल के केस में। कॉल के केस में ये फेवरेबल सिचुएशन है, सोच के देखो, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। ये सिचुएशन मेरे पास क्या है? यहां पर पर्टिकुलरली मेरे पास क्या है? दैट इज एक्चुअली पॉजिटिव सिचुएशन, यहां पर फेवरेबल सिचुएशन है, दिस इज द फेवरेबल कंडीशन ओवर देयर। एंड इसके केस में पे ऑफ क्या होगा? पे ऑफ इज एस टी माइनस के, एस टी माइनस के इज द पे ऑफ ओवर हियर। एंड फर्दर यहां पर प्रॉफिट लॉस क्या हो गया? इसमें से आपको C0 को माइनस कर देना, तो ये आपका प्रॉफिट लॉस हो गया। अच्छा, व्हाट इफ अगर एस टी इज पर्टिकुलरली लेसर देन के, अगर मेरे पास स्ट्राइक प्राइस जो है लेट्स केस वो 100 है एंड एसटी जो है 90 है, तो क्या मैं एग्जीक्यूट करूंगा अपने ऑप्शन को? क्या मैं 100 रुपीज में बाय करूंगा? ज्यादा प्राइस पर थोड़ा ना बाय करूंगा, तो मैं एग्जीक्यूट नहीं करूंगा। अगर मैं एग्जीक्यूट नहीं करूंगा तो मेरे पास पे ऑफ क्या रहेगा? पे ऑफ इज जीरो, पे ऑफ रहेगा जीरो। एंड फर्दर उस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर मेरे पास यहां पर लॉन्ग पीएल क्या रहेगा? लॉन्ग पीएल विल बी इक्वल टू जीरो माइनस C0, क्योंकि फॉर्मुला याद रखना है, फॉर्मुला इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एस टी माइनस के और जीरो एंड फर्दर माइनस C0, ये फॉर्मुला था। अब इसमें ये वाली ब्रैकेट का आंसर क्या था? इसमें ये तो जीरो हो गया, माइनस C0 हो गया, तो मेरे पास पी एंड एल क्या बन जाएगा? सीधा -C0 बन जाएगा। अकॉर्डिंगली ये वाली चीज भी यहां पर करेक्ट हो जाएगी। ओके, दैट वुड बी रिलेटेड। अच्छा, उसके बाद हम शॉर्ट कॉल पे ऑफ की बात करते हैं। शॉर्ट कॉल पे ऑफ क्या होता है?
व्हाट डू यू मीन बाय शॉर्ट कॉल पे ऑफ? शॉर्ट कॉल का मतलब होता है हम यहां पर ऑप्शन सेलर के बारे में बात कर रहे हैं। हम यहां पर ऑप्शन सेलर के बारे में बात करें। अच्छा, ऑप्शन सेलर को कब पैसे मिलेंगे? ऑप्शन सेलर को जो पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू कि जो यहां पर लॉन्ग कॉल वाला पर्सन है, यानी कि जिसने यहां पर आपके पास कॉल परचेज करी है, वो यहां पर अपने राइट को एग्जीक्यूट करता है कि नहीं है। अगर वो अपने राइट को एग्जीक्यूट करेगा तो ठीक है, अगर नहीं करेगा तो कुछ भी नहीं है। तो यहां पर अगर ये अपने राइट को एग्जीक्यूट करेगा, लेट्स कंसीडर द केस की एस टी जो है डेट इज इक्वल टू 110 ओवर देयर, एंड फर्दर के की जो वैल्यू है वो 100 रुपीज है, एंड एस टी इज ग्रेटर देन के, एंड कॉल ऑप्शन की बात हो रही है, तो क्या कंडीशन फेवरेबल है? यस, दिस इज फेवरेबल कंडीशन ओवर देयर। अब इस केस में जो लॉन्ग कॉल पर पर्सन बैठा है, क्या वो उसे एग्जीक्यूट करेगा? यस, द पर्सन विल बी एग्जीक्यूटिंग द राइट ओवर देयर। अगर वो एग्जीक्यूट करेगा तो उसके केस में शॉर्ट कॉल को, यानी कि जो ऑप्शन राइटर है, उसको पैसे मिलेंगे, उसको पे करने पड़ेंगे। ऑप्शन राइटर विल बी रिसीविंग द मनी और ही और शी हैज टू पे द मनी। तो यहां पर से पैसे इसको पे करने पड़ेंगे, इसको तो नुकसान हो रहा है। दैट इज वाई वी से ऑप्शन राइटर का जो रिस्क होता है, दैट इज अ अनलिमिटेड रिस्क ओवर हियर। ये अनलिमिटेड रिस्क होगा। अगर तो देखो यहां पर इसने अपने राइट को एग्जीक्यूट नहीं किया, लॉन्ग कॉल वाले ने पर्सन अपने राइट को एग्जीक्यूट नहीं किया, तो यहां पर ऑप्शन राइटर को, यानी कि शॉर्ट कॉल वाले को, कोई भी पैसा पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर यहां पर इसने अपने राइट को एग्जीक्यूट कर लिया तो इसको पैसा पे ऑफ करना पड़ेगा। इसका जो यहां पर पे ऑफ है वो नेगेटिव होगा, राइट। तो शॉर्ट कॉल का जो पे ऑफ है वो कभी भी जीरो से ज्यादा नहीं हो सकता, कभी भी जीरो से ज्यादा नहीं होगा। वो या तो जीरो होगा या जीरो से कम होगा। सो इसका जो पे ऑफ होगा शॉर्ट कॉल वाले का, that will be equal to what? That will be equal to opposite of the previous one, that is k minus st over there। तो इसकी पर्टिकुलर वैल्यू यहां पर मिनिमम वैल्यू रहेगी, मिनिमम वैल्यू ऑफ k माइनस एस टी, या फिर जीरो। तो ये इसकी वैल्यू कभी भी किससे ज्यादा नहीं होगी, कभी भी इसकी वैल्यू जीरो से ज्यादा यहां पर एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। इस चीज को आपको यहां पर समझना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? ये चीज क्लियर हो गई है। अब इसी के बेस पर वैल्यू है, अगर मेरे पास एस टी की वैल्यू यहां पर ग्रेटर है के से, तो डेफिनेटली लॉन्ग वाले के पर्सन के लिए ये पोजीशन जो है वो फेवरेबल है, वो एग्जीक्यूट करेगा। तो यहां पर पे ऑफ बनेगा के माइनस एस टी। एंड अगर यहां पर पर्टिकुलरली एस टी की वैल्यू यहां पर लेसर केस है, यानी कि अनफेवरेबल सिचुएशन है, एंड फर्दर उसके केस में यहां पर सेलर को कुछ भी पे ऑफ नहीं करना पड़ेगा, तो ये जीरो हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। इसका फॉर्मूला बेसिस मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। अगर पी एंड एल की बात करें तो पी एंड एल के केस में समझने वाली बात है कि इनको तो प्रीमियम मिलता है, इस भाई साहब को, यानी कि सेलर को प्रीमियम दिया जाता है, यानी कि जो लॉन्ग वाला पर्सन होता है वो शॉर्ट वाले पर्सन को प्रीमियम पे करता है। तो यहां पर जो इनका पी एंड एल होगा, दैट विल बी रिलेटेड टू मिनिमम ऑफ व्हाट के माइनस एस टी, एंड फर्दर यहां पर ऐड हो जाएगा सी जीरो, दिस विल द पी एंड एल। ये यहां पर पी एंड एल बन जाएगा किसका? जो आपके पास शॉर्ट की पोजीशन पर है, शॉर्ट कॉल के केस में पी एंड एल इस तरह से हम कैलकुलेट कर पाएंगे, राइट। तो यहां पर जो स्ट्राइक प्राइस कंसीडर कर लीजिए कि 250 का स्ट्राइक प्राइस है, अंडरलाइंग एसेट का प्राइस 260 रुपीज है। अगर अंडरलाइंग प्राइस 260 के मार्केट में 260 का मिल रहा है, आपके पास से 250 को मिलेगा, तो क्या एग्जीक्यूट किया जाएगा? यस, ये फेवरेबल सिचुएशन है, क्योंकि एस टी इज ग्रेटर देन के। तो ये कौन सी सिचुएशन है? दिस इज फेवरेबल सिचुएशन। तो उसके केस में यहां पर पे ऑफ क्या होगा? इट विल बी इक्वल टू एस टी माइनस के, यानी कि 260 माइनस के ओवर देयर, यानी कि 250। सो दिस इज अ पे ऑफ। पे ऑफ कितना आ गया? पे ऑफ वुड बी इक्वल टू 10 रुपीज का पे ऑफ करना पड़ेगा। सो मिनिमम ऑफ पर्टिकुलरली आपके पास पे ऑफ क्या रह जाएगा? इट इज के माइनस एस टी। तो यहां पर ये 250 माइनस यहां पर 260 आएगा, 250 माइनस 260, दैट इज 10 रुपए का पे ऑफ करना पड़ेगा। एंड इनको प्रीमियम कितना मिला? प्रीमियम मिला 20 रुपीज का। तो नेट पी एंड एल क्या हो गया? यहां पर नेट पी एंड एल विल बी इक्वल टू +10 ओवर दिया। तो +10 का नेट पी एन यहां पर हमने कैलकुलेट कर लिया। तो इस तरह से इजीली आप इन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं। सिर्फ आपको डेफिनेशंस का पता होना चाहिए, माइंड में थोड़ा सा सेटअप क्लियर होना चाहिए कि क्या क्या चीजें किधर जा रही है, एंड इजीली आप कैलकुलेट कर पाएंगे, राइट। ओके, तो यहां पर सिंपल सा ध्यान रखना है कि जब पे ऑफ की बात करते हैं यहां पर डेट विल इक्वल टू मिनिमम ऑफ के माइनस एस टी और जीरो प्लस सी जीरो, दैट इज अ पी एंड एल। ये पी एंड एल की बात कर रहे हैं। ओके, अगर पे ऑफ की बात करें दैट इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ के माइनस एस टी जीरो ओवर देयर। तो ये आपके पास क्या बन गया?
दिस इज अ पे ऑफ, ये पे ऑफ की बात है, दिस इज रिलेटेड टू पे ऑफ, एंड ये वाला हो गया पी एंड एल के इक्वल हो गया, राइट। एंड उसके बाद हम बात करते हैं रिलेटेड टू द लॉन्ग कॉल ब्रेक इवन पॉइंट। अच्छा, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है जहां पर ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना तो कोई लॉस हो रहा है। यानी कि अगर मैं बात करूं लॉन्ग कॉल के केस में, लॉन्ग कॉल कौन पर्सन है? यानी कि जो बाय कर रहा है। अब बाय कर रहा है तो बेसिकली वी से द पोजीशन वेयर इज नो लॉस एंड नो प्रॉफिट। यानी कि अगर मेरे पास मैं कहूं एस टी, यानी कि मैच्योरिटी प्राइस किसके इक्वल होगा? के इक्वल हो गया। लेकिन क्या मैंने सिर्फ के पे किया था? क्या सिर्फ के पे किया था? नो, साथ में मैंने प्रीमियम भी तो पे की है। आई हैव आल्सो पेड द प्रीमियम सी जीरो, यानी कि हम प्रीमियम की बात कर रहे हैं तो यहां पर वो भी तो पे ऑफ किया है। सो दैट इज द ब्रेक इवन क्लोज। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट बन गया। यानी कि जो मार्केट वैल्यू है वो स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम के इक्वल हो जाती है। तो दैट बिकम्स व्हाट? दैट बिकम्स अ ब्रेक इवन पॉइंट फॉर द सेम, जो कि ब्रेक इवन पॉइंट यहां पर बन जाएगा। यानी कि मेरे पास, मेरे लिए नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन हो जाएगी। यहां पर एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए मार्केट में प्राइस है 110 रुपीज का, मार्केट में प्राइस है 110 रुपीज का, एंड स्ट्राइक प्राइस है 100 रुपीज का, एंड आपने 10 रुपए प्रीमियम पे किया, यू पेड द 10 रुपीज प्रीमियम। तो आपके पास बीइंग ऑप्शन बायर एक राइट अवेलेबल है कि आप 100 रुपीज में यहां पर खरीद सकते हैं, जबकि मार्केट में वो 110 रुपीज की मिल रही है चीज। तो मैंने इसको, मेरे लिए तो फेवरेबल है, मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, मैंने 100 रुपीज में परचेज कर लिया। लेकिन वेट, मैंने 10 रुपीज प्रीमियम भी तो पहले पे किया था। आई ऑल्सो प्रीवियसली पेड 10 रुपीज प्रीमियम, तो ये भी तो मेरी कॉस्ट में शामिल होगा। तो नेट यहां पर मेरे को क्या बचा? क्योंकि 110 ही लग गए, 110 आ गए, तो ये तो नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन हुई। जब नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन होती है तब उसी को हम क्या कहते हैं? वी से टू द ब्रेक इवन पॉइंट, उसी को ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। तो यहां पर इसको मिला करके देखिए क्या बन गया। दिस इज योर एस टी, यानी कि जो आपके पास एक्सपायरेशन डेट के ऊपर जो आपके पास मैच्योरिटी वैल्यू है, जो आपके पास स्पॉट रेट वैल्यू है वो हो गई, 100 वाली के वैल्यू बन गई, यानी कि स्ट्राइक प्राइस हो गया। एंड दिस इज योर प्रीमियम जो आपने शुरू में पे किया, सी जीरो बन गया। दिस इज व्हाट आई हैव रिटन ओवर हियर। इसी को हम लॉन्ग कॉल ब्रेक इवन पॉइंट के नाम से जानते हैं। ओके, फर्दर इसके ग्राफ को देखिएगा यहां पर, इन दिस पर्टिकुलर ग्राफ ओवर हियर, यहां पर भी यही चीज कंसीडर कर रहे हैं। के की वैल्यू कितनी है? स्ट्राइक प्राइस 100 रुपीज है। सी जीरो जो पर्टिकुलर अपने प्रीमियम पे किया था 10 रुपीज का, एंड आपके पास लॉन्ग कॉल ब्रेक इवन क्या बन गया? अगर आपके पास मार्केट का प्राइस 110 रुपीज बनेगा तो वो आपका ब्रेक इवन होगा, राइट? दैट इज अ कंसीडरेबल केस ओवर देयर। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट ओवर हियर, दैट्स रिलेटेड टू कॉल ऑप्शंस आर जीरो सम गेम्स। जीरो सम गेम का मतलब क्या होता है? अगर बायर को बेनिफिट होगा, लेट्स टेक द केस, बायर को बेनिफिट हुआ कितने का? 100 रुपीज का बेनिफिट हुआ, यानी कि ऑप्शन बायर को, यानी कि लॉन्ग वाले को, तो सेलर को 100 रुपीज का लॉस होगा। यानी कि ये टोटल अगर आप प्रॉफिट लॉस में देखोगे तो ये पर्टिकुलरली जीरो होगा, यानी कि नेट जो सम होगा दैट विल बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, दैट इज कंसिडरेबल केस ओवर देयर। अगर पे ऑफ की बात करें, लॉन्ग कॉल पे ऑफ का बेनिफिट क्या होता है? इट इज इक्वल टू एस टी माइनस, आपके लॉन्ग कॉल पे ऑफ क्या होता है? एस टी माइनस के, दैट इज लॉन्ग कॉल पे ऑफ। एंड आपके पास शॉर्ट कॉल पे ऑफ क्या होता है? शॉर्ट कॉल पे ऑफ इज इक्वल टू के माइनस एस टी ओवर देयर। अगर आप टोटल करके देखेंगे, नेट करके देखेंगे, क्या बनेगा? इट विल बी जीरो ओवर देयर। नेट सम जो होगा इनको मिला करके देखेंगे, सो दैट विल बी इक्वल टू जीरो ओवर हियर। ठीक है, चाहे कोई भी सिचुएशन में आप कंसीडर कर लें, राइट? अब उसके बाद बात आती है रिलेटेड टू मनीनेस ऑफ कॉल ऑप्शन। मनीनेस ऑफ कॉल ऑप्शन का मतलब क्या रहता है कि लॉन्ग कॉल वाले पर्सन को पॉजिटिव पे जब मिलेगी उसको मनीनेस कहते हैं। तो तीन कंडीशंस होती हैं, इन द मनी, ओवर द मनी, या फिर आउट ऑफ मनी, या फिर एट द मनी ओवर दिया। तो किस सिनेरियो में आपके पास पैसे मिलते हैं? आईटीएम के केस में आपको पैसे मिलते हैं, यानी कि जब आपको पॉजिटिव आपके पास बेनिफिट रहता है उसको कहते हैं, राइट? तो रिलेशनशिप को यहां पर देखिए, कई आपके पास कॉल मनीनेस, लॉन्ग कॉल पे ऑफ क्या रहता है? तो इन द केस ऑफ आईटीएम, इन द केस ऑफ आईटीएम आपके पास एस टी माइनस के रहेगा, यानी कि फेवरेबल है। अगर एस टी इक्वल टू के है तभी आपके पास जीरो प्रॉफिट नो लॉस नो प्रॉफिट सिचुएशन है, बिकॉज एस टी इक्वल टू के ओवर देयर। एंड इन द केस ऑफ ओटीएम आल्सो इट इज पर्टिकुलरली आपके पास क्या है? जीरो है। ठीक है, एंड अगर शॉर्ट कॉल के हिसाब से देखें, यानी कि सेलर के पॉइंट से देखें, तो यहां पर अगर आपके पास फेवरेबल सिचुएशन होगी तो सेलर को उतना पैसा पे करना पड़ेगा, दैट इज के माइनस एस टी ओवर देयर, राइट? सो दैट्स रिलेटेड। सो एक्सप्रेशन नियर द मनी का मतलब क्या होता है? नियर द मनी एज सच कहीं पर इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कहां पर किया जाता है? इट इज यूज पर्टिकुलरली जहां पर जो अंडरलाइंग एसेट आपका प्राइस होता है वो यहां पर स्ट्राइक प्राइस के आसपास का है, उसको हम कहते हैं नियर द मनी एक्सप्रेशन। ठीक है, उसके बाद बात आती है रिलेटेड टू द पुट ऑप्शन ओवर हियर।
सो अगर हम पुट ऑप्शन की बात करते हैं तो यहां पर आपको राइट मिलता है सेल करने का, लाइक इन द केस कि अगर स्ट्राइक प्राइस है, लेट्स से केस के की बात करते हैं, नॉट एस टी, इट्स के इज इक्वल टू 180 ओवर हियर, ठीक है। एंड साथ के साथ आपके पास जो एस टी है, यानी कि जो उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी का आपके पास प्राइस होगा ऑन द एक्सपायरेशन, दैट इज इक्वल टू 150 ओवर देयर, ठीक है। तो क्या आपके पास यहां पर ये सिचुएशन जो रहेगी फेवरेबल रहेगी? इट्स रिलेटेड टू पुट ऑप्शन, यानी कि आपके पास राइट टू सेल है कौन से प्राइस के ऊपर? स्ट्राइक प्राइस के ऊपर। तो डेफिनेटली दिस इज अ फेवरेबल सिचुएशन। क्यों? क्योंकि मैं अपने शेयर को मार्केट में सेल कर पा रहा हूं 150 रुपीज में, जबकि मैं यहां पर ऑप्शन सेलर को, यानी कि पुट सेलर को जो शॉर्ट सेल कर रहा है यहां पर, उसको पर्टिकुलरली यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, 180 रुपीज में सेल कर सकता हूं। सो इट्स अ फेवरेबल सिचुएशन। सो लाइक इन द केस ऑफ द कॉल ऑप्शन, यहां पर दो काउंटर पार्टीज आपस में डील करती हैं, एक आपके पास लॉन्ग पुट होता है, एक आपके पास शॉर्ट पुट होता है। लॉन्ग पुट यानी कि जो बायर है पुट ऑप्शन का, शॉर्ट पुट यानी कि जो सेलर है, यानी कि जो आपके पास ऑप्शन राइटर रहेगा, ठीक है। एंड जिस प्राइस के ऊपर आप पर्टिकुलरली एक्सरसाइज कर सकते हैं उसे हम स्ट्राइक प्राइस या फिर एक्सरसाइज प्राइस कहते हैं। पुट ऑप्शन पर्टिकुलरली एक राइट देती है लॉन्ग पुट को सेल करने का, ठीक है, जबकि आपके पास एक ऑब्लिगेशन रहती है ऑन द शॉर्ट पुट ओवर देयर कि उसको यहां पर पर्टिकुलरली खरीदना पड़ेगा, उसको पर्टिकुलरली यहां पर खरीदना पड़ेगा, ठीक है। दैट्स एक्चुअली रिलेटेड टू इट, ओके। तो उसको परचेज करना पड़ेगा अंडरलाइंग एसेट को आगे फ्यूचर के टाइम के ऊपर। जो लॉन्ग पुट होता है उसको बायर कहते हैं, जो शॉर्ट पुट होता है उसको राइटर या सेलर कहते हैं। लॉन्ग पुट को एक फीस पे करनी पड़ेगी जिसको हम पुट प्रीमियम कहते हैं, वी से टू बी द पुट प्रीमियम ओवर देयर। पुट ऑप्शन जो होती हैं वो ओटीसी भी होती हैं, साथ के साथ एक्सचेंज ट्रेडेड भी होती है, जैसे कि आपके पास कॉल के केस में भी होता है, राइट। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द लॉन्ग पुट पे ऑफ। लॉन्ग पुट पे ऑफ यानी कि लॉन्ग को पैसा कब मिलेगा? सो सिंपल सी बात आती है, जो लॉन्ग पुट है दैट्स एक्चुअली रिलेटेड टू द बायर ऑफ द पुट ऑप्शन ओवर दिया। अब डेफिनेटली इसके पास दो चीजें, या तो ये अपने राइट को एग्जीक्यूट करेगा, यस, या फिर नहीं करेगा। अगर नहीं करेगा तो कोई भी कैश फ्लो नहीं होगा, देयर विल बी नो पे ऑफ। एंड अगर ये यहां पर पर्टिकुलरली एग्जीक्यूट करता है अपने राइट को, उसके केस में इसको क्या पैसा मिलेगा? यानी कि जो आपके पास स्ट्राइक प्राइस था, आप उसके ऊपर क्या कर पा रहे हैं? सेल कर पा रहे हैं। एंड आपको यहां पर ये प्राइस, इसका डिफरेंस होगा, दैट विल बी द इंट्रिंसिक वैल्यू। ये यहां पर जैसे कि हमने कॉल के केस में पढ़ा था, इसमें ऑपोजिट चीज हो जाएगी, तो यहां पर ये इंट्रिंसिक वैल्यू बन जाएगी। क्योंकि जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि 180 रुपीज इज द के प्राइस, यानी कि आपके पास ये स्ट्राइक प्राइस है एंड जो एक्सपायरेशन के ऊपर वैल्यू है लेट्स से कि वो 130 है, तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी? यू विल बी गेटिंग द वैल्यू के माइनस एस टी। किसकी बात कर रहे हैं हम? बायर ऑफ द पुट ऑप्शन की बात कर रहे हैं। सो दिस विल बी द इंट्रिंसिक वैल्यू इन दिस केस। एंड अगर वो अपनी ऑप्शन को एग्जीक्यूट नहीं करता तो यहां पर जीरो रहेगी। यानी कि जो आपका पे ऑफ रहेगा, जो पे ऑफ रहेगा, दैट विल बी इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ कितना रहेगा? के माइनस एस टी या जीरो। ये आपका पे ऑफ रहेगा, दिस विल द पे ऑफ रिलेटेड टू इट, ओके। एंड पी एंड एल क्या रहेगा? पी एंड एल विल बी इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ के माइनस एस टी, के माइनस एस टी एंड फर्दर माइनस सी जीरो, क्योंकि इसने प्रीमियम भी तो पे करना था, ठीक है, तो उसको सी जीरो को माइनस कर देंगे। ये यहां पर पी एंड एल बन जाएगा इन केस ऑफ द जो आपके पास लॉन्ग पुट है। लॉन्ग पुट के केस में यहां पर ये चीज हो जाएगी, राइट। एंड दैट वाज द सिनेरियो रिलेटेड इट। आई होप कि आपको यहां पर ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, ओके। तो यही सब चीजें यहां पर कही गई हैं, ऑलरेडी मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बता दिया। एक एग्जांपल यहां पर देख लीजिए, स्ट्राइक प्राइस 22 रुपीज है, अंडरलाइंग एसेट का जो प्राइस एक्सपायरेशन के ऊपर वो 32 रुपीज का है, यानी कि आप उस पर्सन को सेल कर सकते हैं 22 रुपीज का, जबकि मार्केट में सेल कर सकते हैं 32 रुपीज का। तो डेफिनेटली मैं 32 रुपीज का सेल करूंगा, मैं ऑप्शन के ऊपर क्यों करूंगा? तो ये मेरे लिए अनफेवरेबल सिचुएशन है। जब अनफेवरेबल है तो आपको कोई भी पैसा मिलेगा ही नहीं, तो ये जीरो हो जाएगा। So that will be equal to zero over there, ठीक है। So that's why the answer will be zero over here, right? And long put का पे एंड ऑलरेडी बता दिया, क्योंकि आपने यहाँ पर प्रीमियम भी पे किया, तो पी जीरो आपने जो पुट ऑप्शन का, क्योंकि वो ये पुट ऑप्शन है सी नहीं करेंगे, इसको बेसिकली हम पी से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो ये पी जीरो हो जाएगा। बाकी सब चीजें जो मैंने बताई है सेम टू सेम वैसे ही रहने वाली हैं। आई होप कि आपको यहां पर ये सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, ओके। अभी आगे बढ़ते हैं। इट्स रिलेटेड टू कि क्या रिलेशन रहेगा एस टी एंड के बीच में। अगर मेरे पास एस टी की वैल्यू अगर ज्यादा है, यहां पर के से, यानी कि स्ट्राइक प्राइस से ज्यादा है, सो दिस इज नॉट फेवरेबल, दिस इज अनफेवरेबल सिचुएशन। एंड अगर अनफेवरेबल सिचुएशन है तो मेरे पास जो पर्टिकुलर पे ऑफ रहेगा वो जीरो रहेगा। एंड फर्दर मेरे पास पी एंड एल क्या रहेगा? पी एंड एल इज इक्वल टू व्हाट? इट इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ जो आपके पास के माइनस एस टी था या जीरो था, एंड माइनस पी जीरो। तो इस केस में ये वाली टर्म तो जीरो सेलेक्ट करेंगे क्योंकि पे ऑफ हुआ ही नहीं है। सो जीरो माइनस पी जीरो, इट इज इक्वल टू माइनस पी जीरो ओवर दिया।
ठीक है, दैट्स वाई यहां पर -P0 है। एंड सेकंड सिचुएशन क्या रहेगी, जब मेरे पास जो ST है दैट इज एक्चुअली लेसर देन K, यानी कि K की वैल्यू, स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू ज्यादा है, यानी कि वो फेवरेबल सिचुएशन है, उसके केस में क्या रहेगा मेरे पास, पे ऑफ विल बी इक्वल टू K माइनस ST, दैट इज माई पे ऑफ। एंड फर्दर मेरे पास यहां पर P&L क्या रहेगा, P&L विल बी इक्वल टू K माइनस ST माइनस P0, दैट इज माई पे ऑफ ओवर देयर, राइट। ये चीज क्लियर होगी, दैट विल बी द फंडा रिलेटेड इट। अब नाउ हम बात करते हैं शॉर्ट पुट पे ऑफ के बारे में। शॉर्ट पुट पे ऑफ पर्टिकुलरली क्या है, यानी कि जो सेलर है, शॉर्ट पुट पे ऑफ का मतलब है यानी कि सेलर को क्या पैसा मिलेगा। देखिए सिंपल सी बात है, सेलर को जो पैसा मिलना था वो तो पैसा उसको पे करना पड़ेगा, कौन सी सिचुएशन में, यानी कि जिस सिचुएशन में जो के की वैल्यू है इफ इट इज ग्रेटर देन एसटी, ये सिचुएशन पर्टिकुलरली लॉन्ग पुट के लिए फेवरेबल होगी, दिस सिचुएशन विल बी फेवरेबल फॉर द लॉन्ग पुट ओवर देयर। अगर लॉन्ग पुट के लिए फेवरेबल है तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में शॉर्ट पुट को ही पैसे पे करने पड़ेंगे ना, तो शॉर्ट पुट को कितना पैसा पे करना पड़ेगा, शॉर्ट पुट हैज टू पे के माइनस एस टी, ये यहां पर पैसा इसको पे करना पड़ेगा, किसको, टू द लॉन्ग पुट ओवर हियर, यानी कि बायर जो है पुट ऑप्शन का, उसको ये पैसा पे करना पड़ेगा। तो इसके लिए तो ये पैसा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, उसके लिए एक पैसा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, यानी कि जो मिनिमम वैल्यू होगी वो इसको पे करनी पड़ेगी। तो यहां पर ये वैल्यू को हम पलटा देंगे, यानी कि इसको कितना पैसा पे करना पड़ेगा, द पर्सन हैज टू पे एस टी माइनस के, ये वैल्यू इसको पे करनी पड़ेगी। तो शॉर्ट पुट का जो पे ऑफ होता है दैट इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ वट, मिनिमम ऑफ एस टी माइनस के या फिर जीरो, जो भी मिनिमम वैल्यू होगी, यानी कि अगर तो वो अपनी ऑप्शन को एग्जीक्यूट करेगा तो एस टी माइनस के इसको पे ऑफ करने पड़ेंगे, अगर नहीं करेगा तो इसको जीरो पे करने पड़ेंगे, दैट इज रिलेटेड टू पे ऑफ। एंड अगर पी एंड एल की बात करें, अगर पी एंड एल की बात करें दैट विल बी इक्वल टू मिनिमम ऑफ एस टी माइनस के जीरो, एंड इसको प्रीमियम यहां पर मिलता है तो पी जीरो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, दिस इज द पे ऑफ ओवर देयर। तो ये यहां पर पी एंड एल की बात बन जाती है, दिस इज इक्वल टू पी एंड एल ओवर हियर। आई होप कि आप पर यहां पर ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। पुट ऑप्शन के केस में मनीनेस क्या रहेगी, पुट ऑप्शन के केस में आईटीएम का सिनेरियो कब होगा, इन द मनी का सिनेरियो कब होगा, इन द केस ऑफ पुट ऑप्शन, पुट ऑप्शन के केस में आईटीएम का सिनेरियो होगा व्हेन स्ट्राइक प्राइस इज एक्चुअली ग्रेटर देन द एसटी ओवर देयर, देन इट इज पर्टिकुलरली यहां पर इन द मनी का केस होगा, यानी कि यहां पर बेनिफिशियल सिचुएशन है। एट द मनी कब होता है, जब आपके पास स्ट्राइक प्राइस इज इक्वल टू एक्सपायरेशन डेट के ऊपर जो आपके पास एसेट का प्राइस है इज इक्वल टू पर्टिकुलरली दिस। एंड आउट ऑफ मनी क्या होगा, ओटीएम क्या होगा, ओटीएम जब अनफेवरेबल सिचुएशन है, यानी कि मार्केट का प्राइस जो है वो ज्यादा है यहां पर आपके पास, तो वो पर्टिकुलरली अनफेवरेबल सिचुएशन हो जाएगी, ठीक है। सो दीज आर द सिनेरियोज रिलेटेड टू इट। नाउ इट्स रिलेटेड टू प्राइसिंग ऑफ द ऑप्शन ओवर देयर। जो एकेडमिक्स हम यूज करते हैं ना पर्टिकुलरली यहां पर प्राइसिंग के लिए, वो पर्टिकुलरली दिए गए थे फिशर ब्लैक, मायरन स्कोल्स एंड रॉबर्ट मैक्ट्रोन के द्वारा, इसीलिए इसको हम ब्लैक स्कोल्स एंड मैक्ट्रोन मॉडल कहते हैं। वी से टू बी ब्लैक स्कोल्स और मैक्ट्रोन मॉडल, या फिर इसको ब्लैक स्कोल्स मॉडल कहा जाता है। एंड रिस्क मैनेजमेंट में इसका काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कुछ एक एजम्पशंस होती हैं, लेट्स हैव अ लुक एट इट कि क्या क्या एजम्पशंस इसमें यूज की जाती है। पहली यहां पर एजम्पशन जो होती है कि ये यूरोपियन स्टाइल ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ ये मेथड यूज होगा, अमेरिकन स्टाइल ऑप्शन में यूज नहीं होगा। एंड फर्दर अंडरलाइंग एसेट के ऊपर कोई भी इनकम आपको नहीं हो रही है, ये सेकंड एजम्पशन है। एंड थर्ड इट्स रिलेटेड टू कि आपको कोई भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट या टैक्सेस नहीं पड़ने वाले हैं, यानी कि कोई भी फ्रिक्शंस नहीं है, ये आपकी थर्ड एजम्पशन रहेगी। एंड फोर्थ वन इट्स रिलेटेड टू कि जो रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट है वो आपका पता है आपको कि रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट कितना है, एंड वो कांस्टेंट रहने वाला है थ्रू आउट द पीरियड जब आप ऑप्शन की बात कर रहे हो। एंड अंडरलाइंग एसेट की जो वॉलिटिलिटी है वो आपको पता है, एंड दैट इज पर्टिकुलरली कांस्टेंट ओवर देयर। रिटर्न्स जो भी आपको मिलने वाले ऑप्शंस के ऊपर वो आपकी नॉर्मलाइज्ड है। नॉर्मलाइज्ड का मतलब होता है अराउंड द मीन, वो जो आपके पास पर्टिकुलरली कर्व है दैट इज सिमेट्रिक, दैट इज पर्टिकुलरली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो वो चीज यहां पर रहेगी। तो ये एजम्पशंस आपकी रहती हैं ब्लैक स्कोल्स एंड मेट्रोन मॉडल, या फिर जिसको ब्लैक स्कोल्स मॉडल कहते हैं, उसके केस में आपके पास ये assumptions रहने वाली हैं। दीज आर टोटल 7 assumptions over there, एंड ये assumptions आपको मान के, नॉट 7, these are the 6 assumptions जो आपको मान के चलनी पड़ेंगी। ऑप्शन यूरोपियन स्टाइल है, अंडरलाइंग एसेट के ऊपर कोई इनकम नहीं है, कोई भी फ्रिक्शंस नहीं है, रिस्क फ्री इंटरेस्ट पता है एंड आप उसके बारे में जानते हैं एंड वो कांस्टेंट है, अंडरलाइंग एसेट की वॉलिटिलिटी आपको पता है एंड वो कांस्टेंट है, रिटर्न्स जो है दोज आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये आपके पास यहां पर assumptions रहने वाली हैं। फर्दर इट्स रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस ओवर देयर। इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस जो होती हैं वो इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर लिखी जाती हैं। ऑप्शन इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस का यूज करते हैं अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए इंटरेस्ट रेट की मूवमेंट के खिलाफ। इंटरेस्ट रेट में आपके पास कॉल्स भी होती हैं, आपके पास पुट्स भी होती हैं, एंड फर्दर जनरली ये पर्टिकुलरली आपकी एक्सचेंज के ऊपर डील की जाती है, ठीक है। जो आपके पास इंटरेस्ट रेट ऑप्शन होती है, वी आर हैविंग द इंटरेस्ट रेट कॉल, वी आर हैविंग द इंटरेस्ट रेट
पुट्स ओवर देयर, ये पर्टिकुलरली आपकी एक्सचेंज ट्रेडेड होती हैं। एंड इसके अलावा आपके पास ओवर द काउंटर भी होती हैं, ओटीसी भी होती हैं, जैसे कि जो आपके पास फ्लोर हो गया, जिनके बारे में मैंने आपको एक आइडिया दिया था। इसके अलावा फ्लोर हो गया, देन वी आर हैविंग द कैप्स ओवर देयर, फर्दर वी आर हैविंग द कॉलर्स ओवर देयर, इंटरेस्ट रेट कॉलर्स ओवर देयर। फ्लोरिंग का मतलब क्या होता है? फ्लोरिंग का मतलब होता है मैं यहां पर मिनिमम अपना जो एक्सपोजर है इंटरेस्ट रेट का उसको यहां पर फिक्स करना चाहता हूं। यानी कि इंटरेस्ट रेट अगर मेरा लेट से 5% से कम जाता है, तो जितना अगर नीचे गया वो पर्टिकुलरली मुझे यहां पर जो यहां पर आपके पास फ्लोर सेलर है वो मुझे पे ऑफ करेगा। इसी तरह से कैप के केस में क्या होता है, अगर इंटरेस्ट बढ़ रहा है एंड मैं पर्टिकुलरली चाहता हूं कि इंटरेस्ट रेट ना बढ़े, तो लेट्स से मैंने 8% से ऊपर अगर बढ़ता है, तो ऊपर का जो पर्टिकुलर पे ऑफ होगा वो यहां पर मुझे जो पर्टिकुलरली कैप सेलर होगा वो मुझे पे ऑफ करेगा। एंड कॉलर के केस में आप साइमल्टेनियस यूजेज करते हैं फ्लोर एंड कैप का, ठीक है, दैट इज पर्टिकुलरली सेड टू बी द कॉलर ओवर देयर, ठीक है। उसी के बारे में सारी की सारी बातचीत अभी हम करने वाले हैं। नाउ लेट्स कंसीडर द फैक्ट इट्स रिलेटेड टू द इंटरेस्ट रेट कॉल्स एंड पुट्स ओवर देयर। कॉल्स, आपके पास इंटरेस्ट रेट कॉल्स एंड पुट्स के बारे में बात करने वाले हैं। जो कॉल बायर होता है वो पर्टिकुलरली क्या एक्सपेक्ट करता है? जो कॉल बायर होता है यानी कि वो उसे ये वो पर्टिकुलरली इस चीज को सोचता है कि इंटरेस्ट रेट जो है ना वो यहां पर आगे जाकर के बढ़ने वाले हैं। ही कंसीडर्स कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं, एंड अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो उसको बेनिफिट होगा। अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होंगे तो उसको बेनिफिट होगा, एंड अगर इंक्रीज होगा बेनिफिट होगा तो डेफिनेटली उसको बेनिफिट यहां पर होने वाला है। एंड अगर इसी तरह से कम हो जाते हैं, इसी तरह से कॉल ऑप्शन पर्टिकुलरली क्या रहेगा, कॉल ऑप्शन बायर जो होता है, इंटरेस्ट रेट कॉल ऑप्शन बायर जो होता है वो पर्टिकुलरली ये यहां पर मानता है कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होंगे, ठीक है। एंड पर्टिकुलरली जो आपके पास इंटरेस्ट रेट पुट ऑप्शन वाला होता है, बायर होता है, वो पर्टिकुलरली क्या कहता है कि इंटरेस्ट रेट जो हो रहे हैं वो कम हो रहे हैं, वो इसीलिए उसको परचेज करता है, पुट ऑप्शन को यहां पर परचेज करता है। अगर कॉल बायर की बात करें तो उसको पॉजिटिव गेन तब होता है जब अंडरलाइंग इंटरेस्ट रेट जो होता है वो यहां पर पर्टिकुलरली आपका ज्यादा है, किससे? सम ऑफ स्ट्राइक प्राइस एंड ऑप्शन प्रीमियम से ज्यादा। यानी कि आपके पास जो स्ट्राइक प्राइस था वो प्लस प्रीमियम को मिला करके अगर सम से ज्यादा है आपका इंटरेस्ट रेट, तो पर्टिकुलरली यहां पर अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है इन दोनों से, तो यहां पर कॉल वाले को बेनिफिट होगा। एंड फर्दर अगर पुट ऑप्शन की तरफ देखते हैं तो यहां पर उसको बेनिफिट तब होगा अगर ये वैल्यू कम है, अगर ये वैल्यू कम है, ठीक है, क्योंकि वो एंटिसिपेट कर रहा है कि इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं, तो उसको बेनिफिट तब होगा। एंड कॉल ऑप्शन वाले को बेनिफिट तब होगा जब वो ज्यादा है, ठीक है, सिंपल सा सिनेरियो है। एंड आफ्टर दैट इट्स रिलेटेड टू कि ये जो आपके इंटरेस्ट रेट आपके ऑप्शंस होते हैं ना, ये शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों के लिए होते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए डील कर रहे हैं तो आप ट्रेजरी बिल्स में डील करेंगे, एंड फॉर द मीडियम एंड लॉन्ग टर्म के लिए डील करना चाहते हो तो ट्रेजरी आपकी जो ट्रेजरी बॉन्ड्स होते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं, आप उनमें डील करेंगे, राइट। उसके बाद बात आती है रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट कैप्स कॉलर्स एंड फ्लोर्स ओवर देयर। इंटरेस्ट रेट कैप्स कॉलर्स एंड अदर फ्लोर्स ओवर देयर, ठीक है। तो यहां पर समझिएगा कि इनका इस्तेमाल तब किया जाता है जब आपने बोरोइंग करी है किसके ऊपर? फ्लोटिंग रेट बेस के ऊपर। फ्लोटिंग रेट बेस का मतलब होता है कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स्ड नहीं है, दैट्स एक्चुअली बेस्ड अपॉन सम बेंचमार्क रेट। वो किसी ना किसी बेंचमार्क रेट के ऊपर यहां पर बिलोंग कर रहा है। लेट्स सपोज कि वो मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट के ऊपर बिलोंग कर रहा है, या फिर लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट के ऊपर बिलोंग कर रहा है, या पर्टिकुलरली किसी भी ऐसे रेट के ऊपर बिलोंग कर रहा है जिसको आप एज सच बेंचमार्क यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उसमें कुछ एजम्पशंस रहती हैं। इट्स रिलेटेड टू कि आपके पास डिटेल्स मिल रही हो, रेफरेंस रेट कौन सा रहेगा, एंड प्रीमियम अबव द रेफरेंस रेट कितना रहने वाला है, पीरियड ऑफ रीसेट यानी कि इसकी रीप्राइसिंग कब होगी बेंचमार्क रेट की, उसके बारे में आपके पास डिटेल प्रेजेंट होनी चाहिए। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द इंटरेस्ट रेट कैप। इंटरेस्ट रेट कैप जो होता है वो दो पार्टीज के बीच का अग्रीमेंट है। क्या अग्रीमेंट है? कैप का अग्रीमेंट क्या कहता है कि अगर लेट्स से इसकी ए पार्टी यहां पर अग्रीमेंट करती है कि इंटरेस्ट रेट कहीं इंक्रीज ना हो जाए, ये चाहता है कि इनका इंटरेस्ट रेट 8% तक की रहे, ठीक है, तो उसके केस में पर्टिकुलर क्या रहेगा, ये एक प्रीमियम पे करेंगे पर्सन बी को कि अगर 8% से ऊपर गया तो जितना भी अमाउंट ऊपर जाएगा उसके हिसाब से कंपनसेशन आप पे करोगे इस नोशनल अमाउंट के ऊपर। नोशनल अमाउंट इज पर्टिकुलरली वी कैन से प्रिंसिपल अमाउंट, जो पर्टिकुलरली ये पहले ही कंसीडर करे। लेट्स से इसने प्रिंसिपल अमाउंट 1 करोड़ का कंसीडर कर लिया, ठीक है, तो उसके सिनेरियो में पर्टिकुलरली क्या होगा कि यहां पर जैसे ही इंटरेस्ट रेट लेट्स से 8.5% हुआ, तो 8% से कितना ऊपर हो गया? 0.5% ऊपर हो गया। तो 0.5% के हिसाब से नेक्स्ट रीप्राइसिंग डेट के तक यहां पर इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी। लेट्स से इसकी नेक्स्ट रीप्राइसिंग 6 महीने के बाद है, तो 6 महीने के हिसाब से 0.5% नोशनल वैल्यू के ऊपर अमाउंट को कैलकुलेट किया जाएगा, एंड उसकी यहां पर डिस्काउंटेड जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट किया जाएगा, एंड उसे फर्दर पे ऑफ कर दिया जाएगा पर्सन ए को। यानी कि पर्सन ये जो पार्टी है जिसने पर्टिकुलरली ये कैप परचेज की थी उसको बेनिफिट मिल जाएगा। ऑपोजिटली अगर ये रेट जो है वो रिड्यूस होकर के 8% तक ही रहता है तो उसके केस में कोई दिक्कत नहीं है, ये सिर्फ इसको जो प्रीमियम पे कर रहा था वो पे करता रहेगा, राइट।
एंड दूसरा जो सिनेरियो दैट्स रिलेटेड टू फ्लोर, फ्लोर के सिनेरियो में क्या रहता है कि एक पर्सन ने यहां पर लेट्स से इन्वेस्टमेंट करी हुई है एंड इसको ये कि इसकी यील्ड जो है वो पर्टिकुलरली 5% से कम ना हो जाए, तो इसने यहां पर एक पर्टिकुलर यहां पर फ्लोर परचेज कर लिया पर्सन बी से, जिसके लिए ये इसको प्रीमियम पे कर रहा है। जैसे ही यील्ड जो है वो 5% से कम जाएगी, लेट्स से 4.5% होगी, तो यहां पर जो नोशनल अमाउंट के ऊपर जिस पीरियड के लिए कैलकुलेट किया था वो 0.5% के हिसाब से कैलकुलेशन की जाएगी एंड इसको पे कर दी जाएगी डिस्काउंटेड वैल्यू। दैट्स द सिनेरियो रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट फ्लोर ओवर देयर, ठीक है। तो बाइंग अ कैप इज एक्चुअली रिलेटेड टू कि आप एक कॉल ऑप्शन एट द इंटरेस्ट रेट यहां पर परचेज कर रहे हो। अगर आप कैप परचेज करते हो तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है। कैप परचेज करने का मतलब है कि आप एक कॉल ऑप्शन परचेज कर रहे हो इंटरेस्ट रेट के ऊपर, एंड फर्दर अगर आप फ्लोर को परचेज करते हो तो उसका मतलब है कि आप एक पुट ऑप्शन को परचेज कर रहे हो इंटरेस्ट रेट के ऊपर, ठीक है। दैट इज अ सिंपल सिनेरियो, सिंपल वर्डिंग में इसको आप माइंड में रख लीजिएगा कि ये चीज को ध्यान में रखना जरूरी है। कॉल कैप इज रिलेटेड टू कॉल एंड फ्लोर इज इक्वल टू पुट ओवर दिया। एंड फर्दर जब आप पर्टिकुलरली आप इंटरेस्ट रेट कैप्स या फ्लोर्स में डील करते हो तो आपको नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट के बारे में पता होना चाहिए, इंटरेस्ट रेट बेंचमार्क के बारे में पता होना चाहिए, कैप रेट क्या है, कब स्ट्राइक प्राइस है, क्या प्रीमियम है उसके बारे में पता होना चाहिए, एंड पीरियड ऑफ अग्रीमेंट कितना है उसके बारे में पता होना चाहिए। सो दीज ऑल डिटेल्स मस्ट बी नॉन टू यू। एंड अमाउंट ऑफ पेमेंट जो होगा वो किस तरह से डिटरमाइन करेंगे, इट कैन बी डिटरमाइंड बाय नोशनल अमाउंट जो भी रहेगा वो मल्टीप्लाइड बाय द मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू किसमें से, या तो जीरो रहेगी या फिर आर माइनस आर सी जो रहेगी, एंड मल्टीप्लाइड बाय डी टी डिवाइडेड बाय द 365। क्योंकि जो डी टी है ना दैट्स एक्चुअली रिलेटेड टू नंबर ऑफ डेज यहां पर आपके पास रहने वाले इंटरेस्ट रेट रीसेट से पहले, वो डी टी से डिनोट करते हैं, ठीक है। एंड आर सी जो है दैट्स रिलेटेड टू कैप रेट ओवर देयर, एंड आर जो है दैट्स रिलेटेड टू रेफरेंस रेट ओवर देयर, ठीक है। तो इस तरह से हम कैलकुलेशन करते हैं ना। इसके बेस पर एक छोटा सा क्वेश्चन उसको कंसीडर कर लेते हैं। तो हमारे पास यहां पर एक 1 ईयर इंटरेस्ट रेट कैप है, डेट पर्टिकुलरली स्पेसिफाई करती है कि प्रिंसिपल अमाउंट 1 करोड़ 1 मिलियन का है, 10 लाख का है, एंड 6 मंथ माइबोर कैप रेट दी गई 5% के ऊपर। एग्रीमेंट पर्टिकुलरली कवर करता है जो कि 15 जनवरी से स्टार्ट हुआ थ्रू द फॉलोइंग 15 जनवरी, यानी कि 15 जनवरी लेट्स से कि 2023 से स्टार्ट हुआ, 15 जनवरी 2023 से स्टार्ट हुआ एंड 15 जनवरी आपके पास 2024 तक का आपके पास ये अग्रीमेंट होने वाला है, ठीक है। एंड यहां पर पर्टिकुलरली जो पहला पीरियड था यानी कि 15 जनवरी से लेकर के 15 जुलाई तक का पीरियड था वो आपने एक्सक्लूड कर दिया, यानी कि आपने सिर्फ 15 जुलाई से लेकर के 15 जनवरी 2024 तक के पीरियड के लिए आपने कैप ऑप्शन जो है वो यहां पर प्रोवाइड करनी है, ठीक है। एंड यहां पर ये कहा गया है कि अगर आपकी जो माइबोर है वो 5% से एक्सीड कर जाती है, अब यहां पर कहा गया कि आपका वो जो माइबोर था वो 15 जनवरी को जाके ये रीप्राइसिंग होगी, उसकी 5.5 हो गया, पहले 5 था अब ये 5.5 हो गया, ठीक है। ऑन द फॉलोइंग डे आपको कितने पैसे पे करने पड़ेंगे, तो कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, नोशनल अमाउंट मेरे पास कितना, दैट्स इक्वल टू 1 मिलियन, यानी कि 10 लाख का मेरे पास यहां पर जो नोशनल अमाउंट है वो है। एंड फर्दर यहां पर जीरो एंड आर माइनस आर में से आर माइनस सी में मैक्सिमम वैल्यू क्या है, आर मेरे पास क्या था, दैट वाज रिलेटेड टू रेफरेंस रेट वाज इक्वल टू व्हाट, इट वाज इक्वल टू 5.5। एंड फॉर द आरसी कितना है मेरे पास, आरसी इज इक्वल टू जो मेरे पास यहां पर कैप रेट है दैट इज इक्वल टू 5% थी ना यहां पर, तो यहां पर वो वैल्यू हो जाएगी मल्टीप्लाई बाय डीटी, यहां पर डीटी की वैल्यू कितनी की है 184 डेज की है एंड डिवाइडेड बाय 365 ओवर हियर, तो यहां पर से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो 1 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 0.5, इसको पर्टिकुलरली हम डेसिमल पार्ट में यहां पर लिखेंगे। काइंडली ध्यान रखना है कि ये जो वैल्यू आपने लिखनी है एज सच नहीं लिखनी है, इनको डेसिमल पार्ट में लिखना है। सो इट इज 0.5 डिवाइडेड बाय 100 ओवर देयर मल्टीप्लाइड बाय dt यानी कि 184 एंड फर्दर डिवाइडेड बाय 365, यहां पर से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपको कितना अमाउंट पर्टिकुलरली पे ऑफ करना पड़ेगा, राइट। दैट इज द मेन फंडा रिलेटेड टू इट। आफ्टर दैट इट्स रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट कॉलर एंड रिवर्स कॉलर ओवर देयर, it's related to the interest rate collar and the कॉलर रिवर्स कॉलर ओवर दिया। इंटरेस्ट रेट कॉलर पर्टिकुलरली क्या रहता है कि यानी कि आप साइमल्टेनियसली परचेज कर लें, क्या कर लें, आपने पर्टिकुलरली इंटरेस्ट रेट एक कैप परचेज कर ली, लेट्स से गेस मैंने कैप परचेज कर ली कि 8% से ऊपर गया तो ओवर वाला एक्सपोजर मेरे को पे ऑफ मिल जाएगा। इसी तरह से मैंने एक यहां पर फ्लोर परचेज कर लिया यहां पर 6% का, कि 6% से कम गया तो वैल्यू मुझे मिल जाएगी। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनता है ना इसी को हम क्या कहते हैं, वी से इट टू बी ए कॉलर ओवर दिया, यानी कि साइमल्टेनियस परचेज ऑफ द पर्टिकुलर, साइमल्टेनियस आपने परचेज कर दिया क्या, यू परचेज पर्टिकुलरली अ कैप ओवर देयर एंड फर्दर आपने यहां पर पर्टिकुलरली साथ के साथ क्या कर दिया, जो फ्लोर था उसको सेल कर दिया, यू सोल्ड द फ्लोर ओवर देयर एंड परचेज द कैप ओवर देयर। इसको हम क्या कहते हैं, कैप परचेज कर ली फ्लोर सेल कर दिया, ये आपके पास क्या बन गया, दिस इज योर रिलेटेड टू
आपके पास यहां पर एक कॉलर क्रिएट हो गया है। इसका मेन पर्पस क्या है? मेन पर्पस ये है कि मैंने जब यहां पर कैप परचेज करी, मैंने परचेज द कैप, आई एम पेइंग अ प्रीमियम, तो मुझे यहां पर प्रीमियम पे करना पड़ रहा है। एंड जब मैं यहां पर एक फ्लोर को सेल कर रहा हूं, व्हेन आई एम सेलिंग अ फ्लोर, तो मुझे यहां पर प्रीमियम पे किया जाएगा। तो मेरा मेन मकसद है कि मैं नेट प्रीमियम यहां पर अपना रिड्यूस करना चाहता था। आई वांटेड टू रिड्यूस माय नेट प्रीमियम ओवर देयर, ठीक है। तो जीरो कॉस्ट कॉलर इस तरह से डिजाइन होता है जहां पर जो नेट प्रीमियम आपको चार्ज किया जा रहा है वो जीरो के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जितना प्रीमियम आपने पे किया उतना प्रीमियम आपको मिल गया, दैट्स रिलेटेड टू जीरो कॉस्ट कॉलर ओवर देयर। तो ये इसका बेनिफिट रहता है। नेगेटिव पॉइंट ये रहता है कि जिस बैंड के बीच में आप डील कर रहे हो, जिसमें आप प्रॉफिट अर्न करोगे, ये काफी ज्यादा थिन बैंड हो जाता है, जिसके बीच में आपको प्रॉफिट मिलने वाला, रियल गेन मिलने वाला है, राइट। दैट इज द मेन फंडा रिलेटेड टू इट। अच्छा, इसके केस में आपके पास मैक्सिमम बेनिफिट क्या रहने वाला है? रिलेटेड टू नोशनल अमाउंट जो भी था वो मल्टीप्लाइड बाय जो भी मैक्सिमम आपके पास वैल्यू रहेगी, किसके बीच में? जीरो एंड आर माइनस आर सी के बीच में, यानी कि जो कैप की वैल्यू है। एंड फर्दर फ्लोर के केस में रहेगी माइनस मैक्स ऑफ द, यानी कि कैप के केस में आपका फॉर्मुला क्या रहता है? कैप के केस में तो ये वाला फॉर्मुला हमने ऊपर पढ़ा ही था, ठीक है। लेकिन फ्लोर के केस में क्या रहता है? इट इज इक्वल टू जीरो माइनस आर एफ एंड माइनस आर ओवर देयर। ये आपके पास इसके हिसाब से वैल्यू रहेगी। एंड फर्दर डी टी डिवाइडेड बाय 365 ओवर देयर, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे एंड दैट वुड बी द नेट अमाउंट दैट इज टू बी पेड ऑफ टू द काउंटर पार्टी ओवर देयर। इज दैट क्लियर? तो ये वाला जो फॉर्मूला था, ये वाला सिंपली ये वाला मल्टीप्लाइड बाय dt एंड डिवाइडेड बाय 365, ये वाला आपका किसके साथ रिलेटेड था? दिस वाज रिलेटेड टू द कैप ओवर देयर, ये आपका कैप के साथ रिलेटेड था। एंड ये वाला जो फॉर्मूला था, ये आपका किसके साथ रिलेटेड है? दिस वाज रिलेटेड टू फ्लोर ओवर देयर, आपका फ्लोर के साथ रिलेटेड था। इज दैट क्लियर? ये चीज यहां पर क्लियर हो गई है, ओके। सो दैट वाज एक्चुअली रिलेटेड। उसके बाद रिवर्स कॉलर की बात करते हैं। इन द केस ऑफ रिवर्स कॉलर, इन द केस ऑफ रिवर्स कॉलर, कई बार क्या होता है कि आप जो आपके पास कैप होती है, जो कैप होती है आप उसको सेल कर देते हो, ठीक है। एंड फर्दर जो आपके पास फ्लोर होता है उसको बाय कर लेते हो। फ्लोर जो होता है उसको आप यहां पर बाय कर लेते हो, यानी कि आप इंटरेस्ट रेट कैप को क्या कर देते हो? सेल कर देते हो। एंड इंटरेस्ट रेट फ्लोर को आप यहां पर बाय कर लेते हो। दैट्स द रिवर्स कॉलर ओवर देयर। अदरवाइज क्या करता है? नॉर्मल कॉलर के केस में क्या होता है? कैप को बाय करते हो, फ्लोर को सेल करते हो। मेन पर्पस क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम यहां पर अगर इंटरेस्ट रेट गिर रहे हैं उनसे बचाना चाहते हैं, यानी कि फॉलिंग इंटरेस्ट रेट से बचाना चाहते हैं। उसके केस में राइजिंग इंटरेस्ट रेट से बचाना चाहते थे। अगर फॉलिंग इंटरेस्ट रेट से बचाना चाहते हैं तो वहां पर हम इस सिनेरियो यानी कि रिवर्स कॉलर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो स्ट्राइक रेट आपके डिफर हो सकते हैं। इंडेक्स रेट अगर आपका फ्लोर से नीचे जाएगा तो आपको बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। तो बायर जो है उसको बेनिफिट मिल जाएगा। एंड फर्दर अगर इंडेक्स रेट आपका कैप से ऊपर जाता है तो आपको कैश पेमेंट मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको बेनिफिट मिलने वाला है दोनों सिनेरियो में। मोटिवेशन जो होती है रिलेटेड टू सेलिंग द कैप ओवर देयर, वो पर्टिकुलरली ये होती है कि जो हम नेट प्रीमियम है उसको रिड्यूस करना चाहते हैं। वी बेसिकली वांट टू रिड्यूस द नेट कॉस्ट ऑफ द फ्लोर ओवर देयर, राइट। So that was all related to this particular chapter, and that was all related to this particular chapter of options over there. I hope कि आपको यहाँ पर वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो फटाफट से वीडियो को रेट कर दीजिए आउट ऑफ 10। एंड साथ ही साथ वेबसाइट को विजिट करना, आपने क्यों विजिट करना अभी की अभी बता रहा हूँ। iibf.info को विजिट कीजिए। यहाँ पर जाकर के जाइएगा CAIIB के ऊपर। उसके बाद आपको जाना है यहाँ पर साइन अप के ऊपर। सिंपली साइन अप फ्री ऑफ कॉस्ट कर लीजिए। फिर पीडीएफ में जाकर के सारे सब्जेक्ट्स की जो पीडीएफ हैं वो आपकी डेस्कटॉप के ऊपर, मोबाइल के ऊपर एक्सेसिबल रहेंगी। अभी के अभी यहाँ पर उसमें गो थ्रू कर लीजिए एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सेम। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।